हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्स ऑन एजुकेशन। तो आज हम हिंदी ग्रामर, जो कि अपना पहला जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो है अपना वर्ण विचार। तो आज से जो ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको समय समय पर एक प्रोसेस या यूँ मानो कि एक सबसे छोटी इकाई से बड़े लेवल तक आपके पास सभी वीडियोज़ है जो आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम आज वर्ण विचार के बारे में बातचीत करते हैं। तो वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वर्ण और दूसरा विचार। ठीक है, तो वर्ण का भी अपना एक अर्थ होता है, विचार का भी अपना एक अर्थ होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका नाम या इस शीर्षक या इस टॉपिक का नाम वर्ण विचारी क्यों रखा गया। तो वर्ण विचार इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्ण जो है, वर्ण क्या है? तो वर्ण की डेफिनेशन ये है कि भाषा की सबसे, तो इधर देखो वर्ण की डेफिनेशन देखते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, या आप रूप भी कह सकते हो, सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि वर्ण क्या है। तो आजकल हम जो भी ध्वनि बोलते हैं, जो भी हम साउंड निकालते हैं, उस साउंड का वह सबसे छोटा रूप जिसके क्या नहीं किए जा सके, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके। अब टुकड़े का अर्थ ये होता है कि जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, आपने कभी सुना ही होगा पीला। अब ये जो पीला है, ये पीला वर्ण नहीं है। अब कैसे नहीं है? क्योंकि मैं पीले को तोड़ सकता हूँ। कैसे? कि पी प्लस और इसके अंदर कौन है? ला। अब मैं इसको और तोड़ सकता हूँ, इसको मैं और तोड़ सकता हूँ। ये तोड़ने का आपको पता होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, नहीं पता है तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पीला को पे हलंत प्लस कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। इसमें क्या है? ले में ले प्लस आ। तो इन सब को मैं तोड़ सकता हूँ। तो ये क्या हो गए? ये कोई वर्ण नहीं है। वर्ण ये है जिनको मैं और आगे नहीं तोड़ सकता। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये वर्ण कहलाएंगे, बल्कि ये वर्ण नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि वर्ण की परिभाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक क्या नहीं किए जा सके, टुकड़े नहीं किए जा सके, उनको क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। उनको हम वर्ण कहेंगे। और जो विचार जो शब्द है वो वर्ण के बारे में जानना या वर्ण के बारे में सोचना कि वर्ण कौन कौन से हैं, इसीलिए उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए वर्ण के आगे क्या लगाया है? विचार लगाया है। तो हम आगे देखते हैं, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी है ले लीजिए। तो हम आगे देखेंगे कि वर्ण के कुछ भेद भी होते होंगे। यस, होते हैं। तो इधर देखो, तो वर्ण जो है अपने दो भागों में बंटा है। तो वर्ण के मुख्यतः दो रूप होते हैं। अब दो रूप कौन से होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट है अपना स्वर और सेकंड है अपना व्यंजन। सेकंड है अपने व्यंजन। हालांकि एक तीसरा भी होता है जिसे विसर्ग कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे कि वो कब उसको इसके अंदर हम जोड़ेंगे, वर्ण में कब मानेंगे। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन। तो स्वर के अंदर कौन कौन से हैं, या स्वर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो देखते हैं। तो स्वर की परिभाषा हम जानते हैं। तो देख लीजिए कि स्वर, देखो स्वर भाषा का ही वह
छोटा रूप है जिसको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, स्वर को बोलते समय रुकावट नहीं आती है। हालांकि व्यंजन को बोलते समय हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि वो भी आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो स्वर है वो व्यंजन के अंदर जुड़े होते हैं। व्यंजन जो है किसके ऊपर निर्धारित है? स्वर के ऊपर। यदि स्वर हेल्प करने से व्यंजन को मना कर देता है तो व्यंजन अधूरा रहता है, व्यंजन अधूरा रहता है। तो व्यंजन की दो परिभाषा देखी, जो कि फर्स्ट है वर्ण की वह इकाई जिसको आराम से बोलते समय किसी पर आधारित न होना पड़े। तो वर्ण की वह इकाई जिसको बोलते समय किसी पर क्या नहीं हो, डिपेंड या आधारित न होना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब सेकंड इसकी डेफिनेशन जो आपको सरल लगे, तो वर्ण की वह इकाई जिसको बोलते समय वायु बिना रुकावट के बाहर निकले। अब हम ये जो बात कही है, दोनों डेफिनेशन या दोनों जो परिभाषा हैं, उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्रयोग द्वारा। जैसे आप ही प्रयोग करना कि अब मैं इनके एग्जाम्पल लिखता हूँ कि स्वर जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो स्वर के अंदर ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी स्वर हैं, जो कि हम अभी देखने वाले हैं कि इनको क्या बोलते समय किसी वायु को बिना रुकावट के बाहर निकलती है या नहीं निकलती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को ही देख लीजिए। जैसे आप बोल लीजिए ए, आ, तो हमारा क्या हो रहा है? मुंह खुल रहा है, अर्थात वायु जो है हमारे अंदर से बाहर निकल रही है। खुद की करके देख लीजिए, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो सब के सब में वायु है जो बाहर निकल रही है। और दूसरी बात ये कि इनको बोलते समय किसी पे इन्हें निर्धारित नहीं रहना पड़ता है, अर्थात डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो निर्धारित किन्हें रहना पड़ता है? तो निर्धारित व्यंजन को रहना पड़ता है। तो व्यंजन जो है अभी देखेंगे कि इनको किनके ऊपर निर्धारित रहना पड़ता है। तो चलो अब हम 2 मिनट में वापस रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा कि वर्ण किन्हें कहते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और जो है भागों में नहीं बांटा जा सके या जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वह क्या है? वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के हैं मुख्यतः, स्वर और व्यंजन। एक विसर्ग भी होता है जो आगे पढ़ेंगे। फिर देखो कि स्वर जो है, तो वर्ण की वह इकाई जिसको बोलते समय किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहना पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सेकंड इसी की डेफिनेशन थी, इसी की परिभाषा थी कि वर्ण की वह इकाई जिसको बोलते समय वायु जो है मुख से
बाहर निकले उसे क्या कहेंगे हम? स्वर कहेंगे। और स्वर जो मुख्यतः है ए आ ई उ री ए ऐ और औ, तो ये टोटल जो है या कुल जो है ये हम पूछ ले तो कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर होते हैं 11। अब आपके मन में ये भी है कि इसी की लाइन में अंग और अह आते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की, जो कि वर्ण का दूसरा रूप है, ठीक है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो वे वर्ण जिनको बोलते समय स्वर की आवश्यकता होती है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर तो हमने पढ़ लिए ना, ए आई औ तक। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? तो व्यंजन जैसे हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि क्या इनको किसी की सहायता वास्तव में लेनी पड़ती है स्वर की या नहीं लेनी पड़ती। ओके, अब देखो हम देखेंगे कि कै, खे, गे, घे, हड़े। अब आप ही देखो, इसको बोल के देखो, इसको बोलो ये क्या है? कै। तो क्या वास्तव में थोड़ा लंबा बोल के देखिए कि कै को बोलते समय क्या कोई स्वर आ रहा है? जैसे मैं बोलता हूँ कै, तो किसकी ध्वनि आ रही है? ए की आ रही है, नहीं आ रही है? और ए एक क्या है? ए एक स्वर है। मैं बोलता हूँ खे, किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। तो क्या ये स्वर है कि नहीं है? है। अब मैं इसको यदि की कर देता हूँ, की, किसकी ध्वनि आ रही है? ई की, ई की। और ई क्या था? ई भी स्वर था। तो क्या सभी को हम जब बोलेंगे तो स्वर की आवश्यकता होगी? तो देखिए इन सबको विस्तृत में पढ़ते हैं। तो कै, खे, गे, घे, हड़े हो गया। फिर नेक्स्ट चे, छे, जे, झे और हणे। टे, ठे, डे, डे, ढे, हणे। ते, थे, दे, धे और ने। पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से, है, क्षे, त्रे, गे। अब देखो व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के क्या प्रकार है या इनको हम कैसे याद रखेंगे वो भी देखना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत होगी। कब दिक्कत होगी? जब हम पढ़ेंगे क्या? जब हमें संधि पढ़ेंगे, जब हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे, जॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे, तब इनकी आवश्यकता होगी। तब इनकी आवश्यकता कैसे होगी? जैसे आप इन सबको एक लाइन से याद रखोगे, जो कि किस नाम से?
कै वर्ग। तो ये किस क्लास के हैं? ये कै क्लास के हैं। ये सभी के सभी, इन सभी को यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि कै वर्ग, तो आप सभी को बोलोगे कै ख गै घ ड़े। अब इसी को चै वर्ग। बेटा बहुत सिंपली याद रहेगा, बहुत आसानी है, क्योंकि जो आगे नेम है वही है, बस उन्हीं को क्या वर्ग बनाया गया है, टै वर्ग। अब देखिए ये क्या है, वर्ग है, वो वर्ण है, ये वर्ग कैटेगरी, तै वर्ग, पै वर्ग। ओके, तो वर्ग में केवल इन्हीं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो यह रे ले वे क्या है, यह रे ले वे उन सब को कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, उनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं? उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इस लाइन को, ये ऊपर वाले तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग, पै वर्ग हो गए, इनको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इनको कहेंगे हम संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त का मतलब तो दो या दो से अधिक का मेल होता है। तो इनमें किनका मेल है? इनमें किनका मेल है, यही सोच रहे हो ना? तो देख लीजिए, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं, क्षय, त्रय और ज्ञ, जैसे मैं इस ज्ञ को तोड़ता हूं, देखो ये ज्ञ। अब इस ज्ञ के अंदर ये तो पता है ना कि सभी के सभी व्यंजन के अंदर स्वर तो होगा ही होगा, लेकिन ये तीन ऐसे अक्षर हैं जैसे क्षय, त्रय और ज्ञ, जिनके अंदर क्या है? एक व्यंजन और है, मतलब दो व्यंजन और एक स्वर, तीन तीन से मिलके बनाए। जैसे इसके अंदर कौन है? इसके अंदर एक तो हणे है और इसके अंदर एक जय है, जो कि कहाँ है? ये रहा जय और ये रहा हणे। इन दोनों प्लस ए, इन दोनों के मेल, और जब ए मिला तब जाके क्या बना? ज्ञ, जिसे आप ज्ञानी बाबा कहते हो। अब आगे देखें तो त्रय, त्रय जो है वो किससे है? नाम बोलते ही पता चल रहा है, तय प्लस रे, तो इन दोनों के मेल से, और साथ में जब हमने ए मिलाया तो क्या बन गया? ये त्रय बन गया। ठीक है, अब जो ज्ञ है, अब जो ज्ञ है, सॉरी क्षय है, वो भी दो से मिलके बना है, वो भी दो से मिलके बना है। एक तो है से और एक है कै, कै भी आधा, और ये से षटकोण वाला भी आधा, प्लस ए के मिलने से क्षय बना है। ठीक है, अब देखो ये इतना समझ में आ गया, लेकिन एक बात आपके मन में रही होगी, सर ये जो लाइन लगा रहे हो इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब यह है, चलो रब करते हैं, बाद में बताते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटा इसके अंदर क्या नहीं है? अब तक स्वर नहीं है। जब मैंने ये लाइन हटा दी तो इसके अंदर क्या है? स्वर है। और जब ये लाइन मैंने लगा दी तो इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं है? स्वर नहीं है। और जैसे लाइन हटाई, स्वर है। तो देख लीजिए, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन? ये रे ले वे। और उस व्यंजन में क्षय, से, है। और जो संयुक्त व्यंजन है वो क्या है? क्षय, त्रय और ज्ञ। अब मुझे यूँ बताओ कि जो कुल व्यंजन हो गए वो कितने हुए? गिनो, आप ही गिनो। तो टोटल कितने हो गए? गिने क्या भाई? 5, 5 ये 10, 15, 20, 25, 4 24, 4 28,
28 और 3, 28 और 3, यस 33, सॉरी 31, 5, 10, 15, 20, 25, अच्छा टोटल तो गलती कर ली, 25, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यस। तो अपने व्यंजन जो हो गए वो टोटल कितने हो गए? व्यंजन अपने टोटल हो गए 36 और जो स्वर है वो कितने हुए? वो 11 हुए। ओके, रब कर दे। तो देखो एक बात और सीख लेते हैं कि अभी जो हम नीचे किसी के हलंत लगा रहे थे, जैसे मैंने लगाया कै हलंत, कै हलंत। अब इस लाइन को आपको नाम से याद रखना है, हलंत। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख, इसको कहेंगे हम हलंत। किस नाम से पुकारेंगे? अब इसको यदि मैं बोलूँगा तो मैं क्या नाम से बोलूँगा? कै हलंत, कै हलंत। अब इसका मतलब ये है, हलंत का मतलब है जहाँ हलंत लग गया, जहाँ हलंत लग गया स्वर अनुपस्थित, अनुपस्थित, अर्थात उसके अंदर स्वर नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया गे हलंत, अर्थात इसके अंदर कौन नहीं है? स्वर नहीं है। अब देखो, अब हम शब्दों को तोड़ना सीखते हैं, ठीक है? तो हम किसको सीखते हैं? शब्दों को तोड़ना सीखते हैं। मैं इसी के 2-3 जो है एग्जाम्पल दूंगा, बाकी कल देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कि